और पेप्सी के बॉटल में जो आपको ये पेप्सी का लोगो दिख रहा है, ये पेप्सी का लोगो कुछ और नहीं है सर, वो पेप्सी का ट्रेडमार्क है। इस बॉटल में अगर 500 ml जो है वो पेप्सी जो है वो नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप जो है सर वो क्या कर सकते हैं, पेप्सी बॉटल के खिलाफ जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019। ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति जब इस पे अपना अनुमति यानी सिग्नेचर देने का मतलब अपना सहमति जाहिर कर देते हैं, तब यह जो ड्राफ्ट वो एक्ट बन जाता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सर लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे उपभोक्ताओं की वैधानिक सुरक्षा। ये लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर ये क्यों जरूरी पड़ा, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, परिचर्चा कर लेते हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन यानी कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, जो कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जा रहा है, उस अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की प्राथमिकता होती है। और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग जो है वो एक्ट बना दिया है। अलग अलग एक्ट के माध्यम से भारत सरकार भारत के उपभोक्ताओं को उनके हितों को ध्यान में रखकर जो है उनके लिए जो है वो एक्ट बनाया है। तो हम आज इन्हीं एक्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। तो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर को समझने के लिए हम लोग एक शब्दावली को पहले समझेंगे कि जिसका नाम है एक्ट। एक्ट जो है आपको आने वाले समय में हर जगह पे देखने को मिलेगा सर, एक्ट एक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं ये एक्ट होता क्या है, तो एक्ट बनता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, अगर पहले सबसे पहले कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉब्लम। तो सबसे पहला सर एक्ट कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो एक्सपर्ट का टीम बैठाया जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर क्या बैठाया जाएगा, एक्सपर्ट के टीम बैठेंगे। ठीक है, एक्सपर्ट के टीम बैठेंगे सर, और वह एक्सपर्ट के जो टीम है सर वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, एक ड्राफ्ट बनाएंगे। और ये जो ड्राफ्ट है सर, यही ड्राफ्ट जो है वो कहां चला जाता है, लोकसभा में सर। कहां चला जाता है, लोकसभा में। और लोकसभा में जाने के बाद इस पर लोकसभा में चर्चा परिचर्चा होता है, और लोकसभा में परिचर्चा होने के बाद, चर्चा होने पर अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि होता है तो इसे सुधार किया जाता है। और लोकसभा में पास होने के बाद यह चला जाता है राज्यसभा के पास। कहां चला जाता है सर, राज्यसभा के पास। और जब ये राज्यसभा चला जाता है, जब ये राज्यसभा चला जाएगा तो राज्यसभा के बाद सर ये कहां पे चला जाएगा सर, राज्यसभा के पास होने के बाद लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोकसभा को किस नाम से जानते हैं सर, लोअर हाउस के भी नाम से जानते हैं। और राज्यसभा को जो है सर हम लोग अपर हाउस के भी नाम से जानते हैं। तो अपर हाउस में पास होने के बाद ये हमारे राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं सर, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति इसमें अपना सिग्नेचर, अपना हस्ताक्षर जो है वो दे देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं। और राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के बाद यह पूरे के पूरा जो आपका ड्राफ्ट है, यही ड्राफ्ट जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और यही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है सर ये क्या, जो आपका ड्राफ्ट है वो क्या बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। तो ये था हमारा स्टोरी सर एक्ट का। एक्ट कैसे बना, पहले कोई प्रॉब्लम्स आया, प्रॉब्लम को हम उसको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट का टीम बैठाए, और वह एक्सपर्ट का टीम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्राफ्ट बनाया। वही ड्राफ्ट पे परिचर्चा होगा लोकसभा में, जिसको लोअर हाउस के नाम से संबोधन करते हैं। और लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा चला जाएगा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। और अपर हाउस में अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति जब इस पे अपना अनुमति यानी सिग्नेचर देने का मतलब अपना सहमति जाहिर कर देते हैं, तब यह जो ड्राफ्ट वो एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने के बाद यह पूरे के पूरे एक्ट जो है वो पूरे भारतवर्ष में जो है सर, पूरे भारतवर्ष में जो है, पूरे भारतवर्ष में क्या हो जाता है, ये लागू हो जाता है। यानी पूरे भारत में क्या होता है, ये लागू हो जाता था। ये था हमारा
एक्ट का मतलब। तो समझेंगे एक एक करके। द वेरियस एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड, क्या लिखा हुआ, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टू इंटरेस्ट द कंज्यूमर, यानी कि सर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए जो है वो भारत सरकार ने बहुत सारे अधिनियम जो है वो पारित कर दिया है। पहला अधिनियम की बात करें सर, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग जो है वो संक्षेप में ब्रीफ में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ से एक्ट कब, कौन सा एक्ट कब आया इसके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, और फिफ्थ नंबर जो एक्ट है सर, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, यानी कि आपका खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर सर, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। उसके बाद है आपका सर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और द कंपटीशन एक्ट 2002। साथ ही साथ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016, और हमारा आखिरी और अंतिम सर नंबर 10, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फिर से रिपीट करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इस बार हमारी सिलेबस में नहीं पढ़ना था। तो ये थे हमारे, क्या थे, ये ही हमारे थे सर एक्ट। आई होप कि ये सारे एक्ट जो है आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में ये आपको मिल सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कंपटीशन एक्ट कब पारित हुआ, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2000, 2002, 1900, 1915, या फिर कोई भी एक ऑप्शन दे दे। ऑप्शन नंबर डी में सर 2005। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन एक 2002 में आया था। तो आप जो इसे राइट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी एक्ट पर जो है वो परिचर्चा करेंगे। पहला जो हमारा एक्ट है सर, दैट इज कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ये पहले होता क्या है इसके बारे में समझेंगे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या। ठीक है, तो देखिए सर सारे जो एक्ट हैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट चीजों को समझ लेंगे। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बताता है कि जब दो पार्टीज होंगे, दो पक्ष होंगे, और ये दोनों पक्षों के बीच जो है, जब इन दोनों के पक्ष जो है, इन दोनों पक्षों के बीच जो है क्या होगा, आपस में समझौता होगा। और जब ये दोनों पार्टीज आपस में समझौता करेंगे किसी बिजनेस के रिगार्डिंग या किसी काम के प्रति, और जब एक कोई भी पार्टीज उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रावधान बताए गए हैं वो प्रावधान कहां पे सर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी बताता है दिस एक्ट लेज्ड ऑन द कंडीशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द contracting parties, and it is also provide the remedies available to parties in the case of breach of contract। breach का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे, अनुबंध को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तो उसी को कहा जाता है ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी यह अधिनियम अनुबंध करने वाले पक्षों की शर्तों और जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। एंड यह अधिनियम अनुबंध के उल्लंघन यानी कि सर जो उसको उल्लंघन करेगा, उल्लंघन के मामले में पक्षों को उपलब्ध उपचार प्रदान करता है। अगर हम समझने की कोशिश करें शॉर्ट तरीके में सर, तो ये बताता है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं सर, ठीक है, पहला जो व्यक्ति है, ये जो पहला जो व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये पहला जो आपको व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, और ये जो दूसरा व्यक्ति आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम जो है वो टिंकू है सर, और दूसरा जो व्यक्ति है इसका नाम जो है वो मिंकू है सर, ठीक है। और ये दोनों आपस में जो है किसी बिजनेस के सिलसिले में आपस में दोनों एग्रीमेंट किए थे, दोनों समझौता किए थे टिंकू और मिंकू के बीच में कि ये जो है वो बिजनेस करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद दोनों के बीच में 50-50% जो है वो लगा के जो है वो प्रॉफिट लॉस को बांटा जाएगा, और कैपिटल भी इसी रेशियो में लगाएंगे। लेकिन जो मिंकू है बोल दिया कि हम ऐसा
ऐसा नहीं करेंगे, सारा प्रॉफिट हम रखेंगे, तो ऐसा केस में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या करता है, दोनों पार्टीज को जो है अपनी शर्तों को और अपनी जिम्मेदारों को स्पष्ट करने का उल्लेख करता है। और अगर मिंकू जो है यह एग्रीमेंट को तोड़ता है तो मिंकू के खिलाफ जो उल्लंघन होंगे, जो ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका भी उल्लेख जो है वो कहां होता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में होता है सर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। The act provides the protection and reliefs to the buyers of the goods in case of the goods purchased are not according to the कंडीशन और वारंटी ऑफ द सेल। ध्यान से समझेंगे, यह बताता है यह अधिनियम खरीदी गई वस्तु की शर्तों या गारंटी के अनुसार ना होने पर क्रेता को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आप कोई गुड्स खरीदे और गुड्स में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, गुड्स में जो भी बातें लिखा हुआ है, जो बातें उसमें मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन के रूप में, अगर वह गुड्स उस रूप में नहीं है, ठीक है, तो आप द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत जो है आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। यही बात लिखा हुआ है, यह अधिनियम खरीदी गई वस्तुओं के शर्तों या गारंटी के अनुसार ना होने पर आप जो है यह क्या करते हैं, क्रेता की सुरक्षा के लिए जो है आप जो है वो क्या करता है, प्रदान किया गया क्रेता की सुरक्षा, यानी जो कंज्यूमर इसको परचेज कर रहा है उसके रिगार्डिंग जो है ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, यानी कि गुड्स जो भी खरीद रहे हैं अगर वो गुड्स उस रूप में नहीं है, ठीक है, तो इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु वह वस्तु होता है जिसको डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं और जो जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है, जिसके बिना जीवन यापन करना जो है, ठीक है, वो मुश्किल होता है, वैसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज मानते हैं। ये बताता है द चीफ एम ऑफ दिस एक्ट is to control the production, supply and distribution of essential commodity। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यह एक्ट बताता है कि अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन पे ये एक्ट ध्यान देता है, फिर क्या करता है, ध्यान ये सप्लाई पर देता है, और सप्लाई करने के बाद जो किस पर ध्यान देता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देता है। कौन, ये द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये बोलता है, ये इसलिए ऐसा करता है कि अगर ये प्रोडक्शन सप्लाई पर नहीं ध्यान देगा, तो अगर प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, आप मेरी बात को समझिए, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगा, ठीक है, और डिमांड अगर अचानक से बढ़ जाएगा तो महंगाई क्या होगा, प्राइस उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन केस ऑफ जो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने के केस में ट्रेंड ऑफ द प्राइस बढ़ेगा। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ क्या करना, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी प्रोडक्शन जो इस वस्तु का हो गया है उसमें सभी सोसाइटी में क्या करना है, उसे इक्वली वितरण करना है। यह भी काम किसका है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी ऑफ प्रॉफिटनियर्स एंड हार्डर्स एंड द ब्लैक मार्केटर्स। ठीक है, ये बताता है कि वैसे लोग जो क्या करते हैं, जो मुनाफाखोर होते हैं, जो जमाखोर होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो काला बाजारी करने वाले लोग होते हैं, जो सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध, है ना, जो सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्या करता है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो क्या करता है, अपना एक्शन लेता है। उदाहरण के तौर पर सोचे तो अगर मान लीजिए मिल्क जो है सर वो कैसा है, मिल्क हमारा एसेंशियल कमोडिटी है, हम बोल रहे हैं मिल्क, आप डेयरी मिल्क मत समझिएगा, ठीक है, डेयरी मिल्क हमारा एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आएगा, मिल्क हमारा एसेंशियल कमोडिटी में आएगा। तो जो अगर मिल्क है, अगर मिल्क का प्रोडक्शन जो है अगर कम होगा सर, आप समझिए, अगर मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन होने के कारण जो है सर सप्लाई भी हमारा क्या होगा, कम होगा, लेकिन जो डिमांड है सर वो तो उतना ही रहेगा, तो डिमांड हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में सर जो प्राइस है सर, ऐसी दशा में जो प्राइस है सर वो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ऐसी दशा में जो हमारा प्राइस है वो प्राइस हमारा ज्यादा होगा, और प्राइस जब हमारा ज्यादा हो जाएगा सर, ठीक है, तो वैसे केस में सर हमारा महंगाई क्या होगा, हमारा महंगाई जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये महंगाई को भी कंट्रोल करने का काम करता है कौन, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ठीक है, और इनसे कैसे बचता है, ये जो नाम आपको दिख रहा है, नाम कौन कौन सा दिख रहा है सर, तो ये जो आपके हैं मुनाफाखोर, और ये जो नाम है जमाखोर, और ये जो काला बाजारी करने वाले, ये क्या करते हैं, स्टॉक कर देते हैं, कमोडिटी का क्या कर देते हैं, ये कमोडिटी का कर देते हैं स्टॉक, और ये
जब कर देंगे कमोडिटी का स्टॉक तो क्या होगा, या स्टॉक करने के कारण ये प्रोडक्शन तो हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद ये क्या करेंगे, सप्लाई ही नहीं करेंगे, यानी उस वस्तु का, ठीक है, सप्लाई नहीं करेंगे, और सप्लाई नहीं करने के कारण, ठीक है, सप्लाई जो है वो नहीं करेंगे, सप्लाई को नहीं करने का कारण और स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक होने के कारण डिमांड भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, और डिमांड आपको पता ही है, जब बढ़ेगा तो प्राइस भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से महंगाई को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर यह जो एक्ट है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से हम कंज्यूमर को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सर, नेक्स्ट हमारा जो एक्ट बात करेंगे, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या ग्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। ये कृषि उत्पाद कृषियन एवं चिन्ह अधिनियम 1937 ये बताता है कि अंडर दिस एक्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड लाइव स्टॉक प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट आर मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। इट ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोड्यूसर फॉर ग्रांडिंग, मार्किंग एंड पैकिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये बताता है क्या क्या, ये एक्ट तीन चीजों पर विशेष ध्यान देता है। कौन कौन सा सर? एक तो ये ग्रांडिंग पे विशेष ध्यान देता है, दूसरा ये मार्किंग पे विशेष ध्यान देता है, और साथ ही साथ ये पैकिंग पे भी विशेष ध्यान देता है। कौन सा प्रोडक्ट का? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। कौन सा प्रोडक्ट का? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। ये तीन विषय वस्तु पर ध्यान देंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। द क्वालिटी मार्क प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के माध्यम से हम क्वालिटी जो है उस वस्तु को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एग मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्वालिटी देता है उसे एग मार्क कहते हैं। और ये कहां पे क्या होता है सर? तो ये हमारा एग मार्क एंड एक्रोमनी फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यह अधिनियम के अंतर्गत कृषि उत्पादों एवं पशुधन के मानकों के अनुसार चिन्हित किया जाता है, यह चिन्हित किया गया है। यह कृषि उत्पाद को श्रेणीकरण, चिन्ह और पैकिंग के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस गुण का है, ठीक है। जिसका गुण सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसको हाई रैंक दिया जाएगा, जो कम होगा उससे कम, फिर उससे कम, यानी श्रेणी बांट दिया जाता है, ठीक है। और एक चिन्ह दिया जाता है जिसे हम एग मार्क या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमारा एक्ट है 1937 ये बताता है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताता है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1944 ये बताता है कि यदि किसी भी फूड में सर अगर आप क्या कर देंगे, यदि किसी भी फूड में आप मिलावट कर देंगे तो इस मिलावट को क्या करने में, जैसे कोई भी फूड है अगर आप उसमें जो है वो मिलावट कर देंगे तो मिलावट करने के कारण, अडल्ट्रेशन करने के कारण जो है वह वस्तु की जो क्वालिटी है, उस वस्तु की जो क्वालिटी है यानी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो क्वालिटी ऑफ जो फूड है वो हमारा क्या हो जाएगा सर, खराब हो जाएगा। और इसी से सुरक्षा देने के लिए जो है वो क्या बनाया गया है, तो द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 यह अधिनियम खाद्य वस्तुओं में मिलावट को जांच करने एवं उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान प्रदान किया जाता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। आप ज्यादातर देखते होंगे जो भी रेस्टोरेंट खुले हैं या फिर जो फूड बना के बेचते हैं वहां पर सर आपको क्या करना पड़ता है, भारत सरकार के द्वारा अनुमति लेना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो फूड बना रहा है और फूड बनाने के क्रम में अगर वो क्या करता है, मिलावट करके बेचता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ जो है उसके तहत जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ जो है हम एक्शन ले सकते हैं। अगर आप समझते होंगे जो है बोला जाता है शुद्ध देसी घी, और उसमें घी में मिलावट कर दिया जाता है। आप देखते हैं तेल में मिलावट कर दिया जाता है, ठीक है। लोग यहाँ पे चीनी में भी मिलावट कर देते हैं सर, आटा में भी मिलावट कर देते हैं। ये जो मिलावट है सर, इसी मिलावट को ठीक करने के लिए जो है सर ये द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। ये बताता है कि अगर किसी वस्तु में माप जो है अगर वो कम है, अगर किसी वस्तु का माप क्या है सर, बताता है कि द एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस ऑफ लेस वेटिंग, अगर वेट कम है, एंड मेजरिंग फॉर दो प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट में मेजरिंग कम किया गया है, लेस प्रोडक्ट जो है, ठीक है, तो वैसे केस में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। विच आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वेट मेजर और द नंबर, यानी कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं को उन उत्पादकों को कम माप के आचार के विरुद्ध जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है जो वजन, माप या संख्या द्वारा बेचे या वितरित किए जाते हैं। यानी कि जो नंबर
नंबर्स उसमें मेंशन किया गया है, नंबर्स अगर कम है तब भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, यदि उसका वेट कम है तब भी उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, और अगर वेट के कारण जो है, अगर नंबर्स कम है संख्या और उसका वजन जो है सर ये भी अगर कम है तो आप उसके खिलाफ जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे सर, तो आप जो ये देख रहे हैं सर, ये जो आपको दिख रहा होगा इस बॉटल में जो नीचे लिखा हुआ है सर, देखिए इस नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड 500 ml। ये जो 500 ml आपको दिख रहा है, अगर ये 500 ml नहीं होगा ये बॉटल में, ठीक है, इस बॉटल में अगर 500 ml जो है वो पेप्सी जो है वो नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप जो है सर वो क्या कर सकते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के तहत जो है सर वो पेप्सी बॉटल के खिलाफ जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, यदि अगर इसमें 500 ml जो है वो पेप्सी नहीं होगा तब। लेकिन अगर होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये था आपका जो है, ये हमारा यही था बेस्ट एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड द लेस स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे सर द ट्रेडमार्क एक्ट जो है हमारा 1999। ये ट्रेडमार्क एक्ट क्या है सर? ट्रेडमार्क जो है वो एक लोगो है, एक चिन्ह है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है, जो अपने वस्तुओं को सेल करने के लिए, अपने वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए जो है वो होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझे तो सेम अगर हम बॉटल ले, तो अगर आपको ये पेप्सी का बॉटल दिख रहा होगा सर, और पेप्सी के बॉटल में जो आपको ये पेप्सी का लोगो दिख रहा है, ये पेप्सी का लोगो कुछ और नहीं है सर, वो पेप्सी का ट्रेडमार्क है। हम इसका प्रयोग जो है वो अपने बॉटल में या अपने कंपनी में या अपने जगह पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो है वो पेप्सी का ट्रेडमार्क है, यानी हम इनके चिन्हों का प्रयोग जो है अपने बिजनेस में नहीं कर सकते हैं। ये कौन बताता है? ये हमारा ट्रेडमार्क एक्ट जो है बताता है 1999। यानी ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 बताता है दिस एक्ट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। ये एक चीज और भी बताता है कि जो हमारा ट्रेड एंड मर्चेंडाइज जो मार्क एक्ट था 1958 में जो बना था, उसको ये रिप्लेस कर दिया, और इसके जगह पे जो है दिस एक्ट प्रिवेंट द यूज ऑफ fraudulent trademark on the product in the order to provide the protection to the consumer against such product। ये बताता है कि यह अधिनियम उत्पादों पर धोखाधड़ी वाले ट्रेडमार्क के प्रयोग को रोकता है, ताकि ऐसे उत्पादों के विरुद्ध जो है वो उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान किया जाए। आप समझिए, जो आईफोन का जो लोगो होता है, वो आईफोन का लोगो आपको पता होगा कि आधा सेव कटा हुआ होता है, यस या नो? आपको अगर कोई पूरा सेव कटा हुआ अगर लोगो दे दे और बोल दे ये एप्पल का है, तो क्या भरोसा करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एप्पल का जो ट्रेडमार्क लोगो है वो हमारा ट्रेडमार्क कौन सा है? तो हाफ कटा हुआ, यानी आधा कटा हुआ सेव। समझ रहे मेरे बात को? तो यही था ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है द कंपटीशन एक्ट 2002। जो हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचर्चा करें तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है बताता है दिस एक्ट एज रिप्लेस्ड द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1960। ये बताता है कि जो हमारा MRTP, जो हमारा MRTP एक्ट जो था 1969 में जो बनाया गया था, उसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया। यानी MRTP को कौन रिप्लेस किया सर? तो आप बताएंगे जो MRTP जो है इसे रिप्लेस करने वाला कोई और नहीं, इसे रिप्लेस करने वाला जो था वो कौन था? कंपटीशन एक्ट था। और ये कंपटीशन एक्ट क्या करता है? ये कंपटीशन एक्ट बताता है This act provides the protection to consumer against the activity of business firm, जो business firm जो activity perform करेंगे which hinder competition in the market। यानी बताता है कि यह अधिनियम उन व्यावसायिक फर्मों की गतिविधियों को विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा में बाधा डालते हैं। जो क्या करते हैं? बाजार में प्रतिस्पर्धा में बाधा डालते हैं। यानी जो भी बिजनेस क्या करेगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, इस कंपटीशन को जो भी करने में यानी प्रतिस्पर्धा करने में जो भी विरोध करेगा, उसे ही क्या कहेंगे? कंपटीशन एक्ट कहेंगे। आप बोलेंगे सर मेरे को दोबारा एग्जांपल से बताइए। तो जो हमारा एयरटेल और रिलायंस जियो, जब रिलायंस जियो पहली बार जो है सर आया था, तो उसने क्या किया? अपना प्राइस को बिल्कुल मिनिमम नहीं, बिल्कुल रखा ही नहीं, ठीक है, वो प्राइस लेस कर दिया, पूरे के पूरे प्राइस लेस पर उन्होंने प्रोडक्ट को क्या किया? लॉन्च किया, और बहुत सारे कंज्यूमर इसका खूब बेनिफिट उठाए, जिसके कारण एयरटेल, वोडाफोन और ये जो जितने भी थे, टेलीनॉर, यूनिनॉर, ये सारे जो हैं, एयरसेल, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे। और ये क्या किए सर? ये चले गए कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद ये जज साहब के सामने कहते हैं जज साहब बचा लीजिए, जज साहब बचा लीजिए, जज साहब। ठीक है, जज साहब बोले कि क्या हो गया बाबू? तो बोले देखिए ना, ये जो रिलायंस जो है वो एकदम फ्री में सामान बेच रहा है, हम लोग को
तो इतना पैसा रखे हैं तब जाके हम लोग का प्रॉफिट होता है। तो जज साहब कहें ये देखो बाबू ये सब तो जो है सो नहीं चलेगा। कंपटीशन एक्ट बोलता है कि अगर ये आदमी कम में बेच के प्रॉफिट कमा ले रहा है तो तू कम में बेच के प्रॉफिट कमा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी एयरटेल वाला लोग चला गया था कंपटीशन एक्ट के माध्यम से केस करने कोर्ट में, लेकिन कंपटीशन एक्ट ये बोलता है कि अगर सामने वाला कम पैसा में बेचकर जो अगर वो लाभ कमा रहा है तो आप ये वाला पॉलिसी को काहे ना अपना ले रहे हैं। ठीक है, यही कंपटीशन एक्ट जो है वो समझाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016, यानी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016। ये क्या बताता है? दिस एक्ट एस्टैब्लिश द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS विच आर टू मेजर फंक्शन। ये जो हमारा था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये दो मेजर बताया है। पहला, इट डिसाइड द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्टिफाई देम थ्रू सर्टिफाइड दो थ्रू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट स्कीम। ये बताता है कि अगर किसी का क्वालिटी गुड्स का बहुत तगड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड देंगे, उसे श्रेणीकरण में रखेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। किस माध्यम से? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से। दूसरी बात करेंगे सर, तो दूसरा हमारा है मैन्युफैक्चरर आर द परमिटेड टू द यूज ऑफ ISI मार्क। ठीक है, यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? ISI मार्क जो है वो प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा? तो वो परमिटेड करना पड़ेगा। देयर प्रोडक्ट ओनली विच द इंश्योर दैट द प्रोडक्ट हैव मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड आर हाई क्वालिटी। यानी कि वो इसलिए आपको मेंशन करना है ताकि जो वस्तु आपने बनाया है वो हाई क्वालिटी को क्या कर रहा है? तो वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। इट हैज ऑल्सो सेट अप द ग्रीवांसेस सेल वेयर द कंप्लेंट ऑफ इंफीरियर ISI मार्क इज मेड। अगर वह व्यक्ति जो है वो इंफीरियर ISI मार्क जो है वो बनाता है तो वो क्या कर दिया जाएगा? उसको ग्रीवांसेस, उसके खिलाफ जो है वो क्या किया जाएगा? जो उसके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज किया जाएगा। यही बात लिखा हुआ है, ग्रीवांसेस मतलब शिकायत दर्ज करना। पॉइंट नंबर है, ये अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना करती है, जो दो प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा अंतिम, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में थोड़ा सा परिचर्चा करते हैं। तो इसके बारे में जब आप परिचर्चा करेंगे तो पाएंगे दिस एक्ट कम इनटू द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम जुलाई 20 जो है वो 2020। यानी जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था, ठीक है, इस कब आया सर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2000 जो हमारा 19 है ये कब आया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है सर ये हमारा कब आया, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कब आया, कैसे आया, इन सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला अगर हम डिस्कस करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सर CPA 1986। ये जो हमारा CPA है 1986, इसके बारे में अगर चर्चा करें सर तो ये बताता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसे रिप्लेस किया। ठीक है, इसे रिप्लेस कौन किया? तो आप बताएंगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसे रिप्लेस किया सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो इसे रिप्लेस कर दिया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। हमें क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है सर। और कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे सर? तो हम उनके खिलाफ जो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उनके खिलाफ जो हम बचाव करेंगे। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दोनों का सेम मोटिव है। तो 1986 को रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और अभी वर्तमान समय में हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही पढ़ना है। यानी अगर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 का यानी CPA जो है हमारा 2019, तो इसके बारे में बात करें तो इसको पहली बार जो इंट्रोड्यूस किए थे सर, इसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं थे, मिस्टर जो है रामविलास पासवान जी थे। यानी कि जो रामविलास पासवान जी थे उन्होंने जो है वो क्या किया था? रामविलास पासवान जी जो थे उन्होंने क्या किया था? इसे पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये कब किए थे सर? 8 जुलाई 2019 को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। कहां पे किए गए थे? आपके घर में किए थे आके क्या सर? बिल्कुल नहीं सर, ये किए थे लोकसभा में। यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम जो है वो क्या करते हैं
हैं लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को किए थे। और यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो बाद में जो है वो 20 जुलाई 2020 को पूरे भारत में ठीक है, पूरे भारत में जो है इसे क्या कर दिया गया, 20 जुलाई 2020 को जो है पूरे भारत में, लेकिन सर कहां पे छोड़ के, पूरे भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे सर, इसके बारे में हम पूरे एक लेक्चर वीडियो जो है बनाएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वहां पे और भी डिटेल में आपको चीजें मिलेगा। ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 के बारे में। The product of interest of the consumer, it is aimed to providing timely and effective administration and the settlement of consumer dispute. The act extended to the whole of the India except the state of Jammu Kashmir, यही सेम बात लिखा हुआ है। The act seek to replace the more than the 30 साल से जो चल रहा था ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेम जो हमने आपको समझाया, सेम बातें लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर कि जो उपभोक्ता संरक्षण जो हमारा प्राधिकार है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं हमारा The Consumer Protection Act 2019 include the e-commerce transaction of e-filing complaint establishment the Central Consumer Protection Authority, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCPA कहते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लायबिलिटी विच ब्रिंग्स द विद द स्कोप, उसका क्या स्कोप है, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइडर एंड द प्रोडक्ट सेलर एंड द क्लेमिंग द कंपनसेशन। इन सभी वादों को जो है इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो CCPA की स्थापना हुआ, जिसमें उत्पाद का जो है दायित्व मेंशन किया गया, साथ ही साथ अवधारणा मेंशन किया गया, समावेश जो मुआवजे तथा दावा करने के लिए उत्पाद यानी निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता अपने अपने विषय क्षेत्र में लाता है। ठीक है, ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है चीजें। सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से जय सूरज क्लासेस आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। थैंक यू सो मच।